द वायलेंट लव स्टोरीज इंट्रो। 21 साल की रूहानी मस्त मलंग है। वो कल में नहीं आज में जीती है, और उसके आज में वो अकेली नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका जुनून अगस्त्या भी शामिल है। रूहानी अगस्त्या की दीवानी है, पर अगस्त्या मौत का दूसरा नाम है। पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर ही डर जाती है। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह अगस्त्या लोगों के दिलों में खौफ बनकर जीता है। वहीं एक और शख्सियत हैं, अंगद राठौड़, जिसे बिजनेस वर्ल्ड में द डायमंड किंग के नाम से जाना जाता है। रूहानी ने जब भी अगस्त्या से मिलने की कोशिश की, उसकी किस्मत ने उसे अंगद राठौड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ ये ही नहीं, इनकी जिंदगी भी आपस में उलझी हुई है। आखिर क्यों रूहानी की किस्मत उसे बार बार अंगद राठौड़ से मिला रही है? आखिर कौन सुलझाएगा इस उलझी हुई गुत्थी को? आखिर इस वायलेंस से भरी चाहत में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? जानने के लिए सुनते रहिए द वायलेंट लव, सिर्फ स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो पर। एपिसोड 1, दर्द भरी रात। सिक्किम गैंगटॉक। इंडिया में बहुत से हिल स्टेशन है, उसमें से ही एक हिल स्टेशन है गंगटोक, जो कि सिक्किम में है। इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज भी सिक्किम में ही बना था, इसलिए ये जगह और भी खास है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ की खूबसूरती ही ऐसी है जो लोगों को खींच लाती। पर कहते हैं न हर खूबसूरत चीज में कोई कमी होती है, जैसे चांद में दाग का होना। आज इस खूबसूरत हिल स्टेशन की ऐसी ही एक कमी, एक मासूम की बर्बादी का मंजर बनने वाली थी। मौसम सुबह से ही खराब था, बारिश होने की आशंका थी, और शाम होते होते इस पूरे खूबसूरत शहर को काले बादलों ने अपनी चपेट में ले लिया था। और जब बरसात शुरू हुई तो मानो साक्षात गैंगटॉक पर ईश्वर अपना क्रोध बरसाने लगे। इतनी मूसलाधार बारिश में लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया, और गैंगटॉक का हर गली मोहल्ला ऐसे खाली हुआ मानो वहां कोई रहता ही न हो। बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि एक मासूम की चीखें उस शोर में कहीं दब कर रह गई। इतनी तेज बरसात में सड़क पर दौड़ती एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज एक आलीशान फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। मर्सिडीज के आगे के दोनों डोर ओपन हुए और पीछे के दोनों डोर ओपन हुए, और 4 लड़के बाहर आए। अंधेरे में उनका चेहरा पहचान में तो नहीं आ रहा था, पर जब बिजली चमकी तो एक लड़के का चेहरा दिखा। उस लड़के ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, और उसकी बाई आईब्रो पर कट का निशान बना हुआ था। उन चारों के अलावा 4 और लड़के मर्सिडीज से बाहर आए। उन लड़कों ने एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। वो लड़की खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश कर रही थी, और पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटा रही थी। पर उन 8 लड़कों की ताकत के सामने उस लड़की का नाजुक बदन ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाया, और वो उनसे हार गई। वो लोग उस लड़की को फार्म हाउस के अंदर लेकर चले गए, और कुछ देर बाद वो लड़की अपने सामने खड़े 8 राक्षसों को बेबस नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें दया की भीख मांग रही थीं। उसने रोते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। उस लड़की की किसी भी बात का उन लड़कों पर कोई असर नहीं हो रहा था, और वो सभी वहशी दरिंदे अपनी हवस भरी नजरों से उसे देखते हुए आगे बढ़े, और अचानक पलक झपकते ही उन लड़कों ने लड़की के नाजुक वजूद को बेपर्दा कर दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया, और वो उसके शरीर के साथ खेलते रहे। एक आखिरी बार जब वो अपने पूरे शरीर की ताकत इकट्ठा कर जोर से चिल्लाई तो उस तूफानी बारिश के शोर को भी उसकी चीखें कम कर गई। इसी के साथ एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल रही होगी, वो चिल्लाते हुए नींद से जागी और हांफने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और उसकी आंखों से आंसू नदी की धारा की तरह बहते जा रहा था। उस लड़की की चीख सुनकर एक औरत, जिसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास रही होगी, वो भागते हुए रूम में आई, और लड़की को देखकर घबराते हुए बोली, रूह, क्या हुआ बेटा? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो लड़की, जिसका नाम रूह था, वो उस औरत को कसकर पकड़ते हुए बोली, माँ, वो मैंने न फिर से।
ये बोलते हुए उसके होंठ ही नहीं बल्कि उसके शब्द भी कांप रहे थे। वही उसकी आधी अधूरी बात सुनकर रूह की माँ, जिसका नाम सरस्वती था, उसने प्यार से रूह का सिर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, शांत हो जाओ। तुम तो मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना, फिर कैसे एक सपना देखकर डर सकती हो? सब ठीक है बेटा, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर तक वो ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भर बैठी रही और फिर जब वो शांत हो गई तो सरस्वती रूह से अलग होकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, 6:30 बज रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे स्टूडियो भी तो जाना है। अगर यही देर हो गई तो कॉलेज और स्टूडियो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। रूह ने खुद को शांत किया और सरस्वती को देख बोली, माँ बस 20 मिनट में अभी रेडी होकर आती हूँ। सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फिराया और उठते हुए बोली, ठीक है, तो मैं जल्दी से तेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती देती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद रूह वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर रूह अपनी छोटी बहन मिश्री के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। मिश्री अभी 15 साल की थी और स्वभाव से थोड़ी शरारती थी और अभी दोनों में ही आलू के पराठे के लिए लड़ाई हो रही थी। दोनों को लड़ते देखकर रूह और मिश्री के पापा हर्षवर्धन सक्सेना ने वहां आते हुए कहा, कुछ तो नया करो। हर रोज एक ही चीज देख देख कर अब तो मैं भी बोर हो गया हूं। समझ नहीं आता तुम दोनों इतना लड़ती क्यों हो? हर्षवर्धन 48 वर्ष के एक सज्जन व्यक्ति हैं। स्वभाव कोमल और शांत, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऑफिस में उनके सबके साथ अच्छे संबंध हैं। अपने पापा की बात सुनकर मिश्री ने कहा, ये बात तो आप दी से पूछिए पापा। वो इतनी छोटी छोटी सी बात पर मुझे क्यों लड़ते हैं? मिश्री को खुद की शिकायत करते देखकर रूह दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर बोली, अच्छा जी, सिर्फ मैं ही तुझसे लड़ती हूं। पापा आप नहीं जानते, मिश्री मुझे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती। दोनों की बातें सुनकर हर्षवर्धन जी ने अपना सिर पीट लिया और उन्हें लड़ता छोड़कर सरस्वती से बोले, इनका तो चलता रहेगा, तुम मुझे नाश्ता दे दो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं लेट नहीं होना चाहता, वरना वो लोग आज मेरी छुट्टी कर देंगे। सरस्वती उनकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, आप बैठिए, मैं आपका नाश्ता लगाती हूं। ये बोल सरस्वती जी किचन की तरफ जाते हुए रूह और मिश्री से बोली, तुम दोनों भी अपनी लड़ाई बंद करो। तुम स्टूडियो और तुम स्कूल जाने की तैयारी करो। ये सुनकर रूह ने टाइम देखा तो 7:15 बज रहे थे। टाइम देखकर वो घबराते में खुद से बोली, आज तो पक्का मेरी भी छुट्टी हो जाएगी अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो। ये बोल उसने अपना बैग उठाया और सबको बाय बोलकर चली गई। रूह ने व्हाइट कलर के स्कर्ट पर लाइट पिंक कलर का स्लीवलेस कुर्ता पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीखे नैन नक्श और उसके खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बनाती उसकी नीली आंखें जाने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटे हुई थी। रूह ने जल्दबाजी में अपनी स्कूटी स्टार्ट की और उसे लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल गई। जैसे ही उसकी स्कूटी सिग्नल पर रुकी, रूह को गुस्सा आ गया और वो मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगी। सड़क पर इतनी पब्लिक को देखकर रूह ने झुंझलाकर खुद से कहा, अगर ऐसे ही इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। पता नहीं इंडियन लोग कब समझेंगे हम दो हमारे दो ही ठीक है। हम दो हमारे चार करेंगे तो इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये बोल वो अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए आगे बोली, क्या करूं, इतनी देर हो गई है, कैसे स्टूडियो पहुंचूं? रूह अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके कान में एक ऑटो वाले की आवाज गई और वो अपनी सुराही जैसी गर्दन घुमाकर ऑटो वाले को देखने लगी। ऑटो वाला गुस्से में अपने ऑटो में लगे एफएम को पीटते हुए बोला, अबे यार इतना भाव क्यों खा रहा है, चल जाना। रूहानी मैडम की आवाज सुनने का समय हो रहा है, जब तक उनके मुंह से गुड मॉर्निंग नहीं सुन लेता मेरी सुबह भी अधूरी सी रहती है, तो अब अच्छे बच्चे की तरह जल्दी ठीक हो जा, वरना मैं तुझे अपने ऑटो से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बात सुनकर रूहानी को हंसी आ गई और वो धीरे से मुस्कुराई। तभी सिग्नल ग्रीन हुआ और रूह अपनी स्कूटी को लेकर स्टूडियो पहुंच गई। वो भागते हुए स्टूडियो के अंदर गई और हेडफोन पहनते हुए माइक ऑन कर बोली, गुड मॉर्निंग मुंबई। मैं आपकी आरजे रूहानी लेकर आई है आपके लिए एक बेहद रोमांटिक सॉन्ग जो आज की बोरिंग सुबह को भी प्यार और हैप्पीनेस से भर देगा।
अब ये सॉन्ग सुनिए और आज की सुबह का मजा चाय की चुस्की के साथ लीजिए। ये बोल उसने सॉन्ग प्ले कर दिया और खुद चेयर पर आराम से बैठ गई। ये सब रूह ने इतना जल्दी किया था कि उसकी सांस उखड़ गई थी। इसीलिए वो चेयर पर आराम से बैठी गहरी गहरी सांस ले रही थी। रूहानी एक आरजे हैं जिसकी आवाज सुनकर ही मुंबई के लोगों की सुबह होती है। रूहानी इस स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करती है और उसके बाद कॉलेज जाती है। रूहानी को प्यार से उसके घर वाले और दोस्त रूह नाम से बुलाते हैं। जहां पूरा मुंबई शहर रूहानी की आवाज का दीवाना है, तो वहीं 21 साल की रूहानी एक ऐसे शख्स की दीवानी है जिसके नाम से न केवल मुंबई शहर बल्कि पूरा इंडिया डरता है, या यूं कहे उसका डर लोगों के दिल में खौफ बनकर बैठा है। अपने आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म कर रूहानी स्टूडियो से निकली और पार्किंग की तरफ जाने लगी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो बच्चा करीब 15 का साल था और न्यूज़पेपर बेच रहा था। ताजा खबर, ताजा खबर। आज की ताजा खबर, गैंगस्टर अगस्त्या ने ली एक पुलिस वाले की जान और दी पुलिस को धमकी। अगस्त्या का नाम सुनते ही जैसे रूह के ऊपर कोई नशा चढ़ गया और उसका उतरा हुए चेहरा अचानक ही गुलाब की तरह खिल उठा। वो जल्दी से लड़के के पास गई और उसके हाथ से पेपर लेकर उसे खोलकर देखने लगी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और इंतजार खत्म होने की चमक दिख रही थी। पर जैसे ही उसने पेपर पलटा और अगस्त्या की फोटो देखी, उसका मुंह लटक गया। पेपर में अगस्त्या की फोटो की जगह एक ब्लैक शैडो प्रिंट था, जिसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था और उस चाकू से खून टपक रहा था। रूह ने पेपर फोल्ड करते हुए मुंह बनाकर खुद से कहा, आज भी अगस्त्या की फोटो नहीं छपी, पता नहीं ये न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते हैं। अगस्त्या की एक फोटो तक नहीं छाप सकते। मेरी आंखें अगस्त्या को देखने के लिए तरस गई है, पर वो हैं कि किसी शर्मीली दुल्हन की तरह मुंह छुपाए बैठा है। किसी को ना सही पर मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकता है। जाने कब मुझे उसके दर्शन होंगे, जाने कब मैं उसके चेहरे को देखूंगी। अगस्त्या, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें पता भी है मैं यहां तुम्हें देखने के लिए मरी जा रही हूं। रूहानी ने जैसे ही ये कहा तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, अगर उसे तेरे बारे में पता चला न तो वो पुलिस वालों को बाद में पहले तुझे ठोकेगा। ये बोलते हुए वो लड़की सामने आई। रूहानी उसे मुंह बनाकर देख रही थी। वहीं वो लड़की उसे देखते हुए आगे बोली, अब तो उसका पीछा छोड़ दे यार, वो एडी है, एडी। अगस्त्या धनराज, आज तक पुलिस वालों ने उसकी शक्ल नहीं देखी तो तू कैसे देख पाएगी? देख मेरी मान तो अगस्त्या का है एंगोवर, आज ही अपने सिर से उतार दे। हमारे कॉलेज में बहुत हैंडसम लड़के हैं यार, उनमें से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। उसकी बातें सुनकर रूहानी गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए बोली, क्या तेरे डेड अगस्त्या का पीछा छोड़ सकते हैं? इस पर उस लड़की ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, डेड तो अगस्त्या के केस पर ऐसे मगन होकर काम करते हैं कि कभी कभी उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका फर्स्ट लव मम्मी नहीं अगस्त्या हो। दिन रात बस उसी के केस पर काम करते रहते हैं, पर आज तक वो अगस्त्या का एक नाखून भी नहीं देख पाए। ये सुनकर रूहानी मुस्कुराने लगी और उसे कंधे पर कोहनी रखकर बोली, तो मिस इशिका, डॉटर ऑफ मुंबई पुलिस कमिश्नर, जब तेरे डेट के सिर से अगस्त्या को पकड़ने का हैंगओवर नहीं उतर रहा तो मेरे सिर से कैसे उतरेगा? तेरे डेड उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डालना चाहते हैं और मैं उसे अपने दिल के पिंजरे में कैद करना चाहती हूं। मुझे तो उसके नाम से ही प्यार है यार। ये बोल वो स्कूटी के हैंड स्टैंड पर अपनी कोहनी रख अपने गाल को हथेली का सपोर्ट देते हुए खोए हुए अंदाज में वो आगे बोली, जाने कहाँ होगा मेरा अगस्त्या? काश कोई ऐसा कबूतर मिल जाए जो मेरे दिल का हाल उसको जाकर सुनाए और मेरा अगस्त्या मेरी एक आवाज पर मेरे पास दौड़ा चला आए। आगे जारी है। कौन है अगस्त्या? क्यों रूहानी एक गैंगस्टर की दीवानी है? कौन थी वो लड़की जो रूहानी के सपनों में आई थी? क्या रिश्ता है रूहानी का उस लड़की से? क्या रूहानी कभी अगस्त्या से मिल पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए द वायलेंट लव, सिर्फ स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो पर। ये था मेरी न्यू स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट गाइस। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही पब्लिश होगा।